सर हमने कल की क्लास में एसोसिएट को शुरू किया था, जिसके अंदर हमने ये देख लिया था कि भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कंसोलिडेटेड बुक्स में रखेंगे तो आपके पास एक ही अकाउंटिंग बचती है, वो है इक्विटी अकाउंटिंग। फिर हमने इक्विटी अकाउंटिंग को समराइज़ किया था लॉजिकल मैनर में कि हमने ये कहा था कि भाई इक्विटी अकाउंटिंग का मतलब ये है कि सामने वाली कंपनी जो आपकी एसोसिएट है उसकी इक्विटी का आपका शेयर आपकी इन्वेस्टमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो उसका प्योर मतलब ये था कि अगर आपकी एसोसिएट ने जो कमाया और उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने से रह गया तो वो इक्विटी में जमा हो जाएगा। तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन आप क्या करेंगे, एज एन अक्रूवल बुक करके अपनी इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज कर देंगे। और जैसे जैसे उसकी इक्विटी इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे आपकी इनकम और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। क्योंकि आप ये कहेंगे कि सामने वाली कंपनी जो आपकी एसोसिएट है उसने जो कमा लिया और जो बांटा नहीं उस पर भी तो मेरा राइट था, तो मैं ऑल टुगेदर वो इनकम का शेयर अपने पास लेके आऊँगा और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करूँगा। फिर हमने ये भी कंक्लूड किया था कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वैल्यू जो इंक्रीज होती है वो होती है इस वजह से जब आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इंक्रीज होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड की वजह से कभी भी इंक्रीज नहीं होती क्योंकि वो पैसा आपको रियलाइज हो जाता है। आज हम सीख लेते हैं सर लिंकेज ऑफ एसोसिएट विथ कंसोलिडेशन। अच्छा, आप ज़रा इसको लॉजिकल मैनर में समझना क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने ये सवाल करना होगा आगे। अगर मैं ये कहूँ कि सेपरेट बुक्स ऑफ पेरेंट एंटिटी में, मैं अगर कल वाले ही एग्जाम्पल को पिक करूँ, सेपरेट बुक्स ऑफ पेरेंट एंटिटी के अंदर ये वाली एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये सीन हुआ है कि भाई इन्वेस्टमेंट आ रही है 1 जनवरी को 7 लाख रुपए की, तो हमने सेपरेट बुक्स में एंट्री क्या बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट 7 लाख रुपए से, सही जी, और कैश क्रेडिट हो गया होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कौन सी बुक्स की कहानी होगी सर, ये कहानी होगी आपकी कंसोलिडेटेड बुक्स की। कंसोलिडेटेड बुक्स की कहानी है ये कि भाई जब आप सेपरेट बुक्स आप कंसोलिडेशन करने जा रहे होंगे तो सेपरेट बुक्स में आपको जो इन्वेस्टमेंट मिलेगी वो 7 लाख रुपए मिलेगी, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने बहुत सुकून से समझना ताकि हम इसको कनेक्ट कर पाएँ। अच्छा, फिर हुआ क्या इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर कि आपने ये देखा कि आपकी एसोसिएट ने आपको डिविडेंड दिया था, तो पेरेंट एंटिटी ने क्या किया होगा, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। कितने से भाई, उसका जो शेयर कैपिटल है वो 1 मिलियन का है, उस पर 10% का आपका 35%, तो कुल मिला के 35,000 रुपये की आपकी डिविडेंड इनकम थी। ये हो गई कहानी सेपरेट बुक्स की। अब जब आप कंसोलिडेशन करेंगे, अब जब आप कंसोलिडेशन करेंगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही होगी कितने पे, 7 लाख रुपए पे। ये कौन सी बुक्स में आ रही होगी, सेपरेट बुक्स में। ये आपको समझ आनी चाहिए बात। अच्छा, फिर आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट में ये 35,000 रुपये की डिविडेंड इनकम आ रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कुछ भी नहीं आ रहा होगा, पर मैं कह रहा हूँ बाकी सबके साथ साथ ये वाली अमाउंट आ रही होगी 35,000 रुपये की, जो कि डिविडेंड कमाया हुआ है किससे, एसोसिएट से। अच्छा, अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। मैंने कहा जब भी आप कंसोलिडेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी हैं, ये जो नेट एसेट्स हैं वो सब्सिडरी के हैं। क्या यहाँ पे आपको एसोसिएट का कुछ सोचना है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो सोचने का जो मकाम है वो बनता ही नहीं है, क्योंकि एसोसिएट किसकी है सर, पेरेंट एंटिटी की है। तो वो सारी चीज़ें मैं आखिर में जाके सोचूंगा। यानी सर अगर मैं कहूँ समरी बनाने के लिए, समराइज़ करने के लिए, कि यहाँ पे शेयर कैपिटल आता है और आता है भाई रिटेन अर्निंग, पर यहाँ पे शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग किसका आता है सर, सब्सिडरी का आता है। फिर यहाँ पे क्या होती हैं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फिर अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप चीज़ें कर रहे होते हैं वो अपने हिसाब से ही चलेंगी, वो अपने हिसाब से ही चलेंगी। और फिर आप कहते हैं कि भाई ये जो यहाँ का टोटल है, ये जो यहाँ का टोटल है, सही जी, इसको सही तरीके से कर लेते हैं, ये जो यहाँ का टोटल है इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहता था, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। ये बात आपने याद रखनी है कि सर ये पोस्ट एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी है, सही है जी। मैंने कहा ये अमाउंट आती है, ये अमाउंट कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है,
दो लोगों में हमने कहा कि भाई एक हो गया हमारा पेरेंट, सही जी, और दूसरा हो गया हमारा एनसीआई। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप कंसोलिडेशन कर रहे होंगे तो आप देखें कंसोलिडेटेड बुक्स बनाते वक्त सब्सिडरी का हिसाब किताब तो वैसे ही करें ना जैसे आप आज तक करते हैं, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। यानी आपको अगर मैं कहूँ कि मैं आपको 3 बैलेंस शीट दे दूँ, पेरेंट की, सब्सिडरी की, एसोसिएट की, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको जो पंचायत होनी चाहिए पहले तो कंसोलिडेशन में सब्सिडरी की होनी चाहिए, एसोसिएट को आप भूल जाएं। आपकी किताबों के अंदर इन्वेस्टमेंट अब 2 आ रही होंगी, इन्वेस्टमेंट इन पेरेंट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। जब मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी की तो आप पहले कंसोलिडेशन की बातें करें, सिर्फ दैट्स इट, आप एसोसिएट को भूल जाएं। तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद होनी चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सेपरेट बुक्स में कितने पे आ रही है, 7 लाख रुपए पे। तो सेपरेट बुक्स में 7 लाख रुपए पे आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट कंसोलिडेटेड में भी ऑटोमेटिकली कितने पे आ जाएगी, 7 लाख रुपए पे, अगर मैं कुछ भी ना करूँ। बट अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सारी चीज़ों को भूल के पेरेंट और सब्सिडरी की अकाउंटिंग कर लें। खैर, इसके बाद आप क्या बनाते हैं, गुडविल का परफॉर्मा, जिसमें आप सोचते हैं फुल है या पार्शल है, वो अपने हिसाब से चलेगा। फिर आप बनाते हैं एनसीआई। अच्छा, या तो आप एनसीआई को क्रिएट करते हैं शेयर पे और फेयर वैल्यू पे, एक ये काम हो गया। सर कहानी शुरू होती है यहाँ से, जब आप क्या बनाएंगे, ग्रुप रिजर्व्स। आपको ये बात पता है कि आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट एंटिटी, जो मेरी एग्जाम्पल है उसके अंदर सिर्फ कितना आ रहा होगा पता है, 35,000 रुपये। अज्यूमिंग कि इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, इसके अलावा आप क्या ऐड कर देंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, वो आ गया यहाँ पर। अब आप अपने आप से रुक के एक सवाल पूछेंगे, पेरेंट एंटिटी की बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या उसकी अकाउंटिंग पेरेंट एंटिटी ने इक्विटी अकाउंटिंग की हुई है? जवाब आता है नो। क्यों जवाब आता है नो? क्योंकि उसने सेपरेट बुक्स में उसको किस पे रखा हुआ है, सर कॉस्ट पे कैरी किया हुआ है। किस पे कैरी किया हुआ है? कॉस्ट पे कैरी किया हुआ है। तो हमें ये बात याद आनी चाहिए कि अगर उसने इसको सेपरेट बुक्स में कॉस्ट पे कैरी किया हुआ है तो मतलब पेरेंट एंटिटी ने उसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन रिकॉग्नाइज ही नहीं किया होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं सिंपल आपकी कि भाई उसने नॉर्मल अकाउंटिंग की हुई है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया हुआ है, डिविडेंड इनकम को पार्क किया हुआ है। यानी पेरेंट एंटिटी ने अभी तक ये वाला काम नहीं किया कि एड एक्विजिशन, एड रिपोर्टिंग में बनाऊं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। अच्छा भाई, अगर नेट एसेट्स और सब्सिडरी, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएट, तो मैंने कहा शेयर कैपिटल कितना था, आपने कहा सर 1 मिलियन का रिपोर्टिंग में भी कितना, 1 मिलियन। अच्छा, रिटेन अर्निंग कितनी थी एसोसिएट की, देख लेते हैं यहाँ पे जाके। भाई रिटेन अर्निंग ऑफ एसोसिएट आपके पास थी 1 जनवरी पे 4 लाख रुपए, ये आ गई 4 लाख रुपए। मैंने कहा रिपोर्टिंग पे आते आते आपने कहा इसके अंदर प्रॉफिट ऐड हो गया होगा कितने का, भाई प्रॉफिट ऐड हो गया होगा 5-10 का, और फिर इसमें से आपने माइनस किया होगा 1 मिलियन के ऊपर 10% का डिविडेंड। तो कुल मिला के आपके पास 8,10,000 की रिटेन अर्निंग रिपोर्टिंग पे बच गई थी। आपने क्या किया, इसके ऊपर 35% देखा और इसके ऊपर भी 35% देखा। ये कब देखा, एक्विजिशन के ऊपर। अच्छा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये जो एक्विजिशन के ऊपर आपने देखा शेयर, ये पेरेंट एंटिटी ने सेपरेट बुक्स में चेक ही नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि उसने कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है। आप वो शख्स हैं कि चेक करेंगे कि अगर एक्विजिशन पे ये 490 का शेयर आता और इसने 7 लाख रुपए रिकॉर्ड किया हुआ है, कहीं बार्गेन परचेज गेन तो नहीं है? सर इस केस में तो नहीं है। तो हमने कहा लेट इट भी, यहाँ तक कहानी सही थी। पर अगर मैं इसको आगे लेकर आऊँ, यानी 1 साल आगे, क्योंकि मैंने क्या कहा कि भाई इसके अंदर 5,10,000 रुपये का प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ है और इसमें से डिविडेंड माइनस हुआ हुआ है कितने का, 1 लाख रुपए का। तो मैंने कहा भाई कुल मिला के आपने इसमें 4-10 ही ऐड किया। तो अब मैं अगर देखूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, सर 143,500। क्या मैं कह सकता हूँ ये 143,500 का जो शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है पेरेंट एंटिटी ने पार्क नहीं किया होगा? लॉजिकली स्पीकिंग कि पेरेंट एंटिटी कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है, उसको सेपरेट बुक्स में अलाउड है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट कंसोलिडेटेड बुक्स, तो भाई कंसोलिडेटेड बुक्स में आपको उसकी कौन सी अकाउंटिंग करनी है, इक्विटी अकाउंटिंग। तो मैंने क्या किया, जब मैं ग्रुप रिजर्व बना रहा था तो मैंने पहले एसोसिएट को कटाई दिया था। मैंने कहा बाहर में जाए एसोसिएट, हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे। क्या किया, रिटेन अर्निंग और पेरेंट रखी,
पोस्ट एक्विजिशन डाल दिया, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल हमने कहा इफ एनी, जो हम करते आए आज तक, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन पीपी, कोई अगर एरर की एडजस्टमेंट हो इसकी, हम सारी चीज़ें यहाँ पे पार्क करते हुए आ गए। हमने सारी चीज़ें यहाँ पे पार्क कर ली भाई, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पार्क कर ली। बट अगेन मैं आपसे कहूँ, ये सारी चीज़ें कर कराने के बाद अपने आप से ग्रुप रिजर्व पे आके एक सवाल पूछना, क्या हमारे पास कोई एसोसिएट है? अगर जवाब आता है यस, फिर अपने आप से दूसरा सवाल पूछना, क्या उस एसोसिएट को हमने सेपरेट बुक्स में इक्विटी अकाउंटिंग पे रखा हुआ है? अगर बच्चों इक्विटी अकाउंटिंग पे रखा हुआ होता तो पेरेंट एंटिटी इस डिविडेंड इनकम के साथ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर चुका होता और एक एंट्री बना चुका होता। कौन सी एंट्री? जो अभी हम बनाने लगे हैं यहाँ पर, यहाँ से हमने ये परफॉर्मा कॉपी किया, हमने कहा ये एंट्री पेरेंट एंटिटी बना चुका होता, और सर ये एंट्री है इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्रेडिट, कितने से भाई? 143,500 से, यानी इतने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई हुई। क्यों नहीं हुई हुई? क्योंकि उसने किस पे कैरी किया हुआ? उसको कॉस्ट पे कैरी किया हुआ। बट अगेन इफ आई से कि अगर आप इक्विटी अकाउंटिंग पे होते तो लॉजिकल सी बात है कि सामने वाली कंपनी की इक्विटी अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के हिस्से से इंक्रीज हुई है तो आपकी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा भी इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि वो भी पैसे इक्विटी अकाउंटिंग में आपने कमा लिए हैं बट अब तक रिसीव नहीं किए, मतलब अर्न हो गए, रियलाइज नहीं हुए। तो वही सारी चीजें अगर पेरेंट एंटिटी सेपरेट बुक्स में कर लेता तो आप उसी पैरामीटर से सोचेंगे, अगर वही सारी चीजें मैं शुरू से करूं तो क्या क्या हो सकता था। तो आपने डिविडेंड को क्यों इग्नोर किया? सर लॉजिकल बात कर रहा हूं, डिविडेंड ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था, पेरेंट एंटिटी उसको कॉस्ट मॉडल पे अकाउंट फॉर कर चुका होगा, तो जो चीज बाकी रह गई थी वो क्या थी? एक डे वन की अकाउंटिंग चेक करना कि कहीं कोई बार्गेन परचेज गेन तो नहीं है, और रिपोर्टिंग पे आके चेक करना कि मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर का प्रॉफिट का हिस्सा इंक्रीज तो नहीं हो गया। सर डेफिनेटली हो गया, तो मैंने 143,500 को ग्रुप रिजर्व में पार्क कर लेना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको इन्हांस कर दूंगा, ये रहा। और फिर जब मेरे पास कुल मिला के ये ग्रुप रिजर्व आ जाएंगे तो मैं कहूँगा कि भाई मेरे पास टोटल इनकम आ रही है 178,500 की। पर अब जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, अब जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा, कंसोलिडेटेड, तो आपको क्या लगता है मेरी इन्वेस्टमेंट कितने पे आएगी? सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 7 लाख रुपए प्लस 143,500 पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पेरेंट एंटिटी वो एंटिटी है जिसने अभी तक इक्विटी अकाउंटिंग नहीं की थी, और अगर इक्विटी अकाउंटिंग कर लेती तो ये इन्वेस्टमेंट इतने से बढ़ जाती। तो वही इसको कह रहा हूँ कि भाई आप कंसोलिडेशन को अलग लेके चलें और ग्रुप रिजर्व पे आके से सोचें कि क्या इक्विटी अकाउंटिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई है। अगर नहीं हुई हुई है तो आप कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, पर वही सारी चीज़ें शुरू से करिएगा जो हमने कल सीखी हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ कल वाली क्लास, तो आप ये देखें फोकस के साथ, आपकी स्क्रीन पे आ रही है कि 143,500 हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट में पार्क किया था। तो यही तो वो चीज़ है जो पार्क होने से रह गई थी, तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि वो अकाउंटिंग जो सेपरेट बुक्स में नहीं हुई, कंसोलिडेटेड में होनी चाहिए, तो आप कर लें। बट अगेन ये सोचना कब है? नेट एसेट सब्सिडी बनाते वक्त नो, गुडविल नहीं सर, एनसीआई नहीं, कब? ग्रुप रिजर्व में, वो भी सबसे आखिर में। बात क्लियर है? इसको कॉपी करें, फिर इसका एक सवाल करते हैं। पर अगेन सवाल की थीम क्या होगी? आपको 3 बैलेंस शीट दी हुई होंगी, जिसमें से एसोसिएट की बैलेंस शीट को इग्नोर करना। एसोसिएट की बैलेंस शीट आपको सिर्फ इसलिए दी गई होगी ताकि आप उसमें से इक्विटी उठाएं, ना कि उसको कंसोलिडेट करें। ये नशा करके सवाल नहीं करना कि तीनों की बैलेंस शीट को चिपका दिया, वरना कंसोलिडेशन 3 की हो जाएगी। एसोसिएट की सिर्फ इक्विटी अकाउंटिंग होगी, उसकी बैलेंस शीट सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से दी हुई होगी कि आप उसके इक्विटी के बैलेंसेस को रिपोर्टिंग डेट पर रख के शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड निकाल लें, दैट्स इट। मिलते हैं जी अगली क्लास में, जज़ाकल्लाह।